अब जिस सहधर्मिणी को हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसके पास तो आपने उसकी शिक्षा का कोई ध्यान रखा नहीं है। उसको आपने कभी अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करी कि आप एक सम्मेलन में जा रहे हैं तो आपकी पत्नी वो भी एक सम्मेलन में जाए, वो भी आपके साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला के आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, अगर समाज में आप अकेले बढ़ रहे हैं तो आधे बढ़ रहे हैं। आपका जो बेटर हाफ है, अर्धांग है, वो बहुत पिछड़ चुका है। मैं इस विचार को जानबूझ के सबसे पहले आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि इस पर विचार करें कि हमें अपनी स्त्रियों को उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना है, उनको आगे बढ़ाने का ध्यान रखना है और उनको अपने साथ लेके चलना है। इसका कारण जो दूसरे समाज है उनमें ये परंपरा है, वो जब व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं तो दोनों साथ साथ करते हैं। वो कहीं समाज में जाते हैं तो साथ साथ जाते हैं और उनके जो सम्मान का तरीका है, वहाँ कभी ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उनके लोग अपनी स्त्रियों का अपमान करें। उनको एक तो फुर्सत ही नहीं अपने काम धंधे से, तो अपमान करें। तो जब भी घर में आते तो आपने उनके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा होगा, आपने चीख चिल्लाहट नहीं सुनी होगी। तो जो चीख चिल्लाहट हमारे घरों में होती है, चाहे हम कितने पढ़ जाएं, कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने ऊपर बढ़ जाएं, लेकिन अंततः हमारी जो अंदर की पशु वृत्ति है, कभी ना कभी हमें स्त्री का हाथ उठाने के लिए उकसाई देती है। अच्छे से अच्छे लोग मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं वो इतने नाराज हो जाते हैं कि फिर अपने अर्धांग को अर्धांग ना समझ के पशुवत उसको, तुलसीदास जी की जो चौपाई है जिसका आप लोग बहुत विरोध करते हो, उसमें चले जाते हो। फिर ये भूल जाते हो कि हम इसका विरोध कर रहे थे, नहीं कोई काम कर लेना। ये चीज को ध्यान रखना। जो आपकी गवर्नेंस कर रही है, जो आपका गृह मंत्रालय संभाल रही है, जो आपके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रही है, संस्कार दे रही है, उसको आपको भूलो मत। उसको आप साथ रखो, सम्मान से रखो। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मैं मतलब अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी लड़की की शादी की, हमारे समधी आए, ग्वालियर में रहते हैं। समधी आए तो उन्होंने देखा कि मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से जाने के बाद वो गए तो कहने लगे कबीरपंथी साहब से हमने एक चीज़ सीखी है। बोले अपनी चड्डी को धोना चाहिए। वो बीवी से चड्डी नहीं धुलवा रहे, अपनी चड्डी को धोना। देखो उन्होंने बड़ी बारीक बात पकड़ी है। मेरा कहना ये है कि वो आपके समकक्ष है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप अपने स्तर पर जैसे उसको अपने आप समकक्ष खिलाते हैं, उसको आप अपने समान उसके मन में भावना आ जानी चाहिए कि हमारा पति हमें बराबर की दृष्टि से देखता है, हमें अपना गुलाम नहीं समझता। जिस दिन उसके मन में ये भावना आ जाएगी, आप देखना आपके घर की तरक्की कितनी ऊंची जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की बढ़ेगी और आपके बच्चों के संस्कार कितने बढ़िया होंगे, ये आप उसके बाद महसूस करेंगे। अगर आपकी स्त्री को ये पता लग गया कि आप उससे डरते नहीं हैं, कई लोग तो डरते हैं अपनी पत्नी से, बाहर जाके कुछ ऐसा काम कराते हैं कि घर में बताना नहीं चाहते, डरते हैं अपनी पत्नी से। तो पत्नी को अपने दोस्तों को कहते हैं कि भैया घर में मत बता देना यार, यहाँ तो हमने पी ली, घर में मत बता देना कि हम पी के आया, या कोई और ऐसा काम कराया कहीं, कोई और भी ऊंचे ऊंचे काम होते हैं पढ़ने जाते हैं लोग, तो वो मैं करके आए, किसी को मत। मेरा ये कहना है, अगर आपको अपने आप का उत्थान करना है, इस समाज का उत्थान करना है, तो जीवन में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। जैसे आप घर में हैं वैसे ही आप बाहर हैं, जैसे आप समाज में हैं वैसे ही आप व्यक्तिगत हैं। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसे छुपाना पड़े। आप कोई ऐसा कृत्य आप ना करें कि जिसे आप छुपाना पड़े। और यही शिक्षा दीक्षा आप अपने परिवार में दें। निश्चय है कि जो संतान होगी वो वीर होगी, निडर होगी, निर्भय होगी। और फिर वो जिस समाज से आपने लड़ने के लिए अपने आप को आज उद्यत किया है, प्रस्तुत किया है, फिर आपके परिवार के लोग भी इस समाज से लड़ने के लिए उनके अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी और वो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह सीना तान के खड़े होंगे। तो अगर अपने आप को बाबा साहब के सही अनुयायी मानते हो, बाबा साहब ने रमाबाई से कभी कोई चीज छुपाई नहीं, रमाजी उनके हमेशा साथ रही और हर काम में रमाजी ही थी जो बाबा साहब इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। तो जो कहते हैं ना कि स्त्री पीछे होती है, वो रमाबाई ऐसी स्त्री थी तो बाबा साहब को उन्होंने इतनी ऊंचाई तक ले गए। तो सोच लो कि बाबा साहब के मन में क्या भावना रही। बाबा साहब ने कभी दबाया नहीं अपने परिवार को,
उनके अंदर ये था, आज से 100 साल पहले ये था, तो वो चीज को सोचना होगा। ये सामाजिक उद्यम का एक तो सामाजिक उत्थान के लिए एक काम ही करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको जो करना है तो ये करना है कि अपने बच्चों के लिए, मैं बार बार वो शब्द बोलता हूँ, हो सकता है कि लोगों को लगे कि बार बार क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं आपके जहन में हर हाल में डालना चाहता हूँ कि आपने उनको बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया और बहुत उन्नति की उनकी। अब उनको प्रशासनिक पदों पर जाने के लिए मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा करिए कि आपके समाज के लोग आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब जगह से 10 लोग IAS बन गए, 10 लोग SP बन गए, 10 लोग कस्टम कलेक्टर बन गए, 10 लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, इतने थानेदार बन गए, इतने DSP बन गए, इतने डिप्टी कलेक्टर बन गए। जिस लेवल पे आपका जो आपने कमाया है, एक एक पाई की आप इस तरक्की के लिए लगा दीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं समाज की तरक्की करना। उस समाज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती कि जब तक आप बड़े पद पर, बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और आपके पास कोई तरीका नहीं। आप खाते पीते हैं, आपने नौकरी की है, आप इस कभी पूरी समाज के अगुआ हैं, नेता हैं, नायक हैं, तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा आप अपनी पीढ़ी को कैसे आगे नेतृत्व देंगे और वो पीढ़ी आगे वाली आई समाज को कैसे नेतृत्व देगी, कैसे बाबा साहब का जो सपना था वो आप पूरा करेंगे। शिक्षित की परिभाषा मैंने आपको सवेरे अपन बैठे थे अनौपचारिक चर्चा मैंने बताई थी कि शिक्षित का मतलब साक्षर होना नहीं है, BA MA करना नहीं है। शिक्षित मतलब ये है कि हम जाने कि हम समाज में कहाँ हैं और हमें समाज में कहाँ होना चाहिए, क्या हमारे अंदर सद्गुण होना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि हमारा मुकाबला संसार की सबसे चालाक कौन से है, और वो है ब्राह्मण।